और इसी को लेकर चर्चा करते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। डॉक्टर निकुल पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, और निरंजन पोडार जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। निरंजन जी, आपके पास आना चाहूंगी। बिहार की सीटें भी बहुत अहमियत की हामिल है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो किसकी हिकमत अमली यहाँ पर आपको मजबूत नजर आ रही है? और दूसरी तरफ एनडीए में जो खासा उथल पुथल देखने को मिल रही थी वो यहाँ पर थमती भी नजर आई। ऐसे में जो फॉर्मूला निकलकर सामने आया उससे नजर आ रहा है कि भतीजे ने ही बाजी मारी है, चिराग पासवान ही हाजीपुर सीट से लड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए शेफाली जी, आपको ये चीज देख करके ये चीज प्रमाणित होती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो इस समय राजनीति को अपने कंट्रोल में कर रखा है, या यूं कहेंगे उनके कंट्रोल में तमाम राजनीति है। और ये तब होती है जब आप किसी भी चीज को पूर्व यानी कि समय से पहले उस चीज के ऊपर आप गहन अध्ययन, चिंतन और मनन करने के बाद में आप अपनी एक नीति और नियत तैयार करते हैं, तभी ये चीज संभव हो पाती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जिस तरीके से अभी दोनों गठबंधनों की बात कर रहा हूं, इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों गठबंधनों को लेकर के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के किसी ना किसी स्टेट में कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था। एक तरफ आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अभी हरियाणा के अंदर, अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जब दुष्यंत चौटाला जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने एक झटके के अंदर उस दबाव को खत्म करके उनको साइडलाइन कर दिया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अपना नफा नुकसान वो पहले ही आंकलन करके बैठे हुए थे। दूसरी तरफ वैसी कदाचित परिस्थिति बिहार के अंदर नजर आई जब भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ वहां पे जो फैलाया हुआ रायता था, मैं इसको इस भाषा में कहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने एक रायता फैलाया था कि जेडीयू के साथ गठबंधन में रहते हुए एलजेपी के उन्होंने 2 भाग करवाए थे, पशुपति पारस अलग और चिराग पासवान की एलजेपी अलग, और उसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने घालमेल किया था, देखा होगा 2020 के विधानसभा चुनाव के अंदर की एक तरफ सारे के सारे गठबंधन में है और दूसरी तरफ चिराग पासवान जहां जेडीयू के कैंडिडेट खड़े हुए थे वहां उन्होंने अपने एलजेपी के कैंडिडेट दे दिए, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं जेडीयू को भुगतना पड़ा था चुनावों के अंदर, और वो समझ लीजिए 44 सीटों के ऊपर आकर के सिमट गए थे। आज उसी फैलाए हुए रायते को किस तरीके से इन्होंने समेटा है, ये भी एक समझ लीजिए काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि कुछ लोग अंडे की भुजी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये चीज देखने में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतनी कुशलता का परिचय दे रहा है कि भुजी से अंडा बना दे रहा है। ये आप अभी उदाहरण इस चीज का है कि जिस तरीके से पशुपति पारस अड़े हुए थे कि भाई हमें हाजीपुर सीट हमें लड़नी है, चिराग पासवान अड़े हुए थे कि नहीं हाजीपुर सीट हमें लड़नी है, और दूसरी तरफ आरजेडी जिस तरीके से इनको झाले दे रही थी, इनको जिस तरीके से समझ लीजिए इनको अपनी तरफ लोभ दे रही थी कि आप हमारी तरफ आइए और आकर के हमारे इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए, कहीं ना कहीं डेंट देने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन इन्होंने उधर पशुपति पारस को उन्होंने साध लिया, इधर इन्होंने चिराग पासवान को साध लिया, और सबको एक हिसाब से संतुष्ट करके, और वहां पे जिस तरीके से अपनी किसी भी सीट के अंदर इन्होंने कोई कोताही या कोई सैक्रिफाइस या किसी भी प्रकार की इन्होंने कोई समझौता नहीं किया। यानी कि 17 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी 2019 में लड़ी थी, 17 सीटों के ऊपर 2024 में लड़ने के लिए अपना इन्होंने फॉर्मूला तैयार कर दिया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो उधर ममता बनर्जी का उदाहरण सबके सामने, नीतीश कुमार जी का उदाहरण, और सबसे बड़ी बात, विडंबना वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां कांग्रेस बड़ी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी है, वहां पे आप देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को घुटनों पे ले आए, कांग्रेस को शरणागत कर दिया है। यानी कि पहले जिस तरीके से सीट शेयरिंग की बात चल रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश जी ने एकाएक बीच में ट्वीट कर दिया कि हमारा 11 सीटों पे समझौता हो गया, और इनका केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व कहता है जी हमें तो पता ही नहीं, हमारे तो सीट शेयरिंग की बात अशोक गहलोत जी और केसी वेणुगोपाल जी का देख रहे थे, अब वो बताएंगे फार्मूला तय हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद में इन्होंने उत्तरोत्तर अपनी 2 लिस्टें जारी कर दी, यानी कि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया लगभग 26 सीटों के ऊपर। कांग्रेस इतना दबाव में आ गई कि जो अखिलेश जी ने जितनी सीट दी उतनी सीटों पे इनको मंजूरी माननी पड़ी, और जो सीटें अखिलेश जी ने इनको देनी चाहिए वही सीटों पे इनको सहमत होना पड़ा। यानी कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अंदर जो दिग्गज नेता हैं उनकी जो परंपरागत सीटें थी
बहुत सारी सीटें, इनके 5-6 नेता ऐसे हैं जो वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता हैं, जो सदा आप ये मान के चलिए जैसे फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं, इसी तरीके से पीएल पूनिया है या और बहुत सारे नेता जो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की अपनी परंपरागत सीट से आस लगाए हुए बैठे थे, वहां पे भी उन्होंने उनको धत्ता बताते हुए अखिलेश जी ने अपनी सीटें उतार दी। और दूसरी ये एक तरफ इधर देखिए आप, अगर हम बात करें पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर, इन्होंने आम आदमी पार्टी के सामने ऐसा लगा कि जैसे आम आदमी पार्टी ने भी कलाई मरोड़ करके समझौता किया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जहां आम आदमी पार्टी 4 सीटों पे लड़ रही है, कांग्रेस 3 सीटों पे सहमत हो गई, 1 सीट इन्होंने हरियाणा में दे दी, 2 सीट इन्होंने गुजरात में दे दी। यानी कि एक तरह से कांग्रेस ने गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को स्थापित करने का मन बना लिया है। ये 2 सीटें देने का, समझौता में देने का बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका जवाब में निरंजन जी आपसे भी यहाँ पर सियासी आकलन लेना चाहूंगी कि पहले तो हमने देखा था कि 50-50 का फॉर्मूला रहता था, इस बार बीजेपी अल्फा के तौर पर नजर आ रही है, 1 सीट खुद को ज्यादा यहाँ पर उम्मीदवार उतारती हुई नजर आएगी अगर इसी फॉर्मूले पर मोहर लगती है तो। देखिए शैबाली जी, निश्चित रूप से अगर आज के सारे राजनीतिक परिदृश्य पे अगर दृष्टि डालेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी। एक तरफ यानी कि कहीं पे भी जीत इस वजह से भी होती है कि सामने एक पार्टी बहुत मजबूत थी या एक दल बहुत मजबूत था, और कई बार जीत इसलिए होती है कि दूसरा दल कमजोर था इसलिए पहला दल जीत गया। और आज अगर आप देखेंगे तो आप ऐसा मत मानिए कि कोई भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा बहुत सबल या इतनी ज्यादा सशक्त है कि वो अजय है या वो आप समझ लीजिए उसको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या है? वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस, और कांग्रेस की जो रणनीतियां है वो इस समय मुझे नहीं पता कौन बना रहा है, कौन उसकी प्लानिंग कर रहा है, कौन उसके बारे में विचार कर रहा है, कौन उसका वार रूम के अंदर बैठा हुआ है, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, कौन इनके सलाहकार है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं शैबाली जी, आज कांग्रेस की स्थिति ये होगी कि अगर अकेले दौड़ेंगे तो भी सेकंड आएंगे। देखिए अभी जो कह रहे थे निकुल पटेल जी, थोड़ा सा मैं इस चीज के अंदर विस्तार से जाना चाह रहा हूं। ये कह रहे हैं गुजरात, मैं गुजरात पे आता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, आप बताइए कि भरूच और जामनगर दोनों सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। भरूच सीट जो है वो स्वर्गीय अहमद पटेल जी की सीट मानी जाती थी और उनका कार्यक्षेत्र था, यानी कि आप ये समझ लीजिए उनकी कर्मस्थली थी भरूच। और अहमद पटेल जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, कांग्रेस के संकट मोचक कहलाते थे, कांग्रेस के चाणक्य कहलाते थे। जो स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह की मानी जाती है, वो स्थिति किसी जमाने के अंदर स्वर्गीय अहमद पटेल जी की मानी जाती थी। आज उनका परिवार क्या सोच रहा होगा, आज जनता कहां उस चीज को देख रही होगी कि इन्होंने अहमद पटेल जी की एक हिसाब से समझ लीजिए उनके परिवार को उनकी जो आज तक की कांग्रेस के प्रति जो समर्पण था उसको इन्होंने लांछित किया कि नहीं किया भरूच सीट आम आदमी पार्टी को देकर के, पहली बात। दूसरी बात, पंजाब के अंदर ये आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन तो कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर उसी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान इनके प्रदेश अध्यक्ष बाजवा जी को किस तरीके से जलील कर रहे हैं विधानसभा में बैठ करके। यहां तक भी कह रहे हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को आम आदमी पार्टी का पंजाब प्रदेश नेतृत्व ये बात कह रहा है, कभी आप अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठे हो? अरे भाई हम बैठते हैं उनके साथ, तो आपको तो बैठने का मौका ही नहीं मिलता। यानी कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व को बैठने का मौका नहीं मिलता, उनका कंपटीटर उनके साथ बैठ करके बातें करता है, चाय पीता है, बिस्किट खाता है। तो दूसरी तरफ ये स्थिति। और उधर महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए जो संजय निरुपम का एपिसोड सबके सामने, संजय निरुपम महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के कोई छोटे मोटे कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के अंदर महाराष्ट्र के अंदर संजय निरुपम आते हैं। लेकिन आज क्या स्थिति है कि संजय निरुपम एक तरफ गरियारे यानी कि केंद्रीय नेतृत्व जो कंबल ओढ़ करके सो रहा है। तो मुझे आप एक बात बताइए, जब आपके सिपह सालार आपकी नीतियों से वो सहमत नहीं है या उनका ध्यान रखा नहीं जाएगा, उनके मान सम्मान को आप दरकिनार करके यहां केंद्र और दिल्ली में बैठ करके खाली नीतियां बना लेंगे, क्या आप किसी सूबे को फतेह कर सकते हैं? और जब आप सूबे फतेह नहीं कर सकते तो आप देश को कैसे फतेह कर पाएंगे? पहली बात।
और दूसरी तरफ देखिए, अभी इसको आप ये कई लोग ये कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेता हूं, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं, लेकिन अब बैलेंस बनाने के लिए ऐसा तो नहीं कि कहा जा सकता ना कि भाई जो 98% नंबर लेके आने वाला स्टूडेंट है उसके भी मैं कह दूं ये भी 60% परसेंटाइल है, मैं ये ऐसा तो नहीं कह सकता ना। दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी देखिए कि हर एक प्रदेश के अंदर इन्होंने अपने मोहरे कितने सटीक बिछा रखे हैं। आज अगर महाराष्ट्र की भी बात करें तो खबरें तो ये है कि महाराष्ट्र में भी एनडीए गठबंधन की फांस फंसी हुई है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेता जो लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना के बैठे हुए, वो भारतीय जनता पार्टी से अप्रोच कर रहे हैं कि भाई आप जो है अपनी टिकट पे हमें चुनाव लड़वा दीजिए, हम आपके टिकट पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको शिवसेना के सिंबल पे भरोसा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरी तरफ इन्होंने अपनी रणनीति कितनी पूर्व अध्ययन करके, और एक बार कपिल सिब्बल जी ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक बार कपिल सिब्बल जी ने कहा था जब पंजाब एपिसोड चला था कि क्या जब घोड़े अस्तबल से निकल जाएंगे तब जगोगे। तो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति वही है कि जब इनका सारा का सारा दूध फट करके आप ये समझ लीजिए पनीर, ये उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में पनीर बना देती है, लेकिन ये तो उस स्थिति में भी नहीं है। आपने देखा होगा अभी हिमाचल के अंदर क्या क्या चीज भी थी, क्या जो हिमाचल का एपिसोड हुआ वो एकाएक हुआ, लेकिन वहां पे पहले किसी ने नहीं चेता, ना कोई केंद्रीय नेतृत्व, ना कोई पर्यवेक्षक, ना कोई प्रभारी, सब शांति से बैठे हुए थे। जब आग लग करके धुआं उठने लग गया तब सब सारे के सारे पानी की बाल्टियां लेकर के दौड़े आग बुझाने के लिए, तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। और राजनीति के अंदर देखिए चौकस, और आपको कम से कम आपको एक हार्ड बार्गेन और आपको कड़े फैसले लेने की आपकी परिस्थिति होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये गठबंधन इंडी गठबंधन के चक्कर में कांग्रेस इस बार इतनी शरणागत हो गई। एक उदाहरण और दूंगा खाली जी, कि एक तरफ ममता बनर्जी ने अपने 42 के 42 कैंडिडेट उतार दिए, दूसरी तरफ जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि जब तक पर्चा वापसी लेने की तिथि नहीं आती तब तक गठबंधन बने रहने की उम्मीदें लगी रहती है। और अभी भी हमें उम्मीद है कि ममता बनर्जी को सद्बुद्धि आएगी और वो हमारे को गठबंधन में ले लेंगे। अरे भाई इतनी क्या दुर्बल स्थिति आ गई आपकी। तो कहने का तात्पर्य है आप दूसरे की तरफ उंगल करते रहिए, लेकिन कम से कम अपनी गलतियां भी पहचानिए, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। और आज कांग्रेस की स्थिति यही आ रही है कि वो लड़ते हुए दिखना चाहती है, लड़ना नहीं चाह रही है। बहुत तलखी वाला सियासी आकलन ये यहाँ पर हो गया। निरंजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अगर बिहार की सियासत को देखा जाए तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तकरीबन 50 दिन हुए होंगे जो सियासत एक तरह से पूरी बदल गई, जो बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती लोकसभा चुनाव में, अब एक तरह से विन विन सिचुएशन यहाँ पर आ गई है, क्योंकि जेडीयू का असरो रसूख हम सभी को मालूम है किस तरह से बिहार में है। देखिए शेफाली जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति चल रही थी, पहली बात तो यह है कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का मिलकर के हुआ था। यानी कि नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के वोट मांगे थे और जनता ने उनको मैंडेट दे करके उनको सरकार में बैठाया था। उसके बाद में 2022 के अंदर जब वो गठबंधन में चले गए, यानी कि ये गठबंधन छोड़ करके जो महागठबंधन है उसके अंदर जब वो शामिल हो गए, तो मेरे हिसाब से वो घटना नीतीश कुमार जी के लिए बहुत ज्यादा उनकी ख्याति विदारक घटना थी। उससे उनकी ख्याति कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ज्यादा खराब हुई। और उसके बाद में जब 2024 से पहले, यानी कि अभी वो लगभग 3 महीने पहले 2 महीने पहले जब दोबारा से इस गठबंधन में आए, तो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भाई एक चीज आपने बुरी करी, लेकिन उस चीज को अगर आपने फिर उस चीज को कर दिया तो आपने वो और ज्यादा बुरी कर दी, तो अब ये और ज्यादा बुरी होगी। लेकिन यहाँ पे जब बात की जाती है 2024 के चुनाव के मद्देनजर, तो मेरा मूल्यांकन ये बात कहता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी 17 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है, यानी कि गठबंधन में है तो भी 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और अगर भारतीय और 17 सीटों के अंदर अगर हम अनुमान और जो पूर्वानुमान और जिस तरीके से जो तमाम सर्वेज और ओपिनियन पोल आ रहे हैं उस हिसाब से हम देखें तो 16-17 सीटों पे जीतती भी दिख रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती, यानी कि अपने
चिराग पासवान जी के साथ और हम के साथ इनसे मिलकर के चुनाव लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम आप ये समझ लीजिए 30-32 सीटों पे चुनाव लड़ती, और 30-32 सीटों पे भी अगर बीजेपी चुनाव लड़ती तो मेरा ये मानना है कि 16-17 सीटें उनको उस स्थिति के अंदर भी बिहार के अंदर मिलने की उम्मीद थी। तो अगर व्यक्तिगत रूप से, अगर केवल इंडिविजुअल पार्टी के रूप में देखें तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इस गठबंधन या इस गठबंधन के बिना कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला था। लेकिन गठबंधन बनने से, यानी कि नीतीश कुमार जी के आने से एक चीज जो हुई है वो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ हुआ वो चीज आपको बताना चाह रहा हूं मैं। राष्ट्रीय स्तर पे जो लाभ हुआ वो ये हुआ कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जी, उसके शुरुआत में जो उसके फाउंडर थे नीतीश कुमार जी थे, और उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी ने, आप ये समझ लीजिए, नीतीश कुमार जी को नीचे से खींच लिया अपनी तरफ, तो एक तरह की आप ये मान के चलिए ये वो एक्ट हो गया जैसे नींव निकाल लेना। जब नींव निकल जाती है तो कंगूरा अपने आप सतह पे आ जाता है, यानी कि इमारत अपने आप ढह जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को नीचे से निकाल करके इस इंडिया अलायंस के रूप में जो एक बड़ी इमारत बनती दिखाई दे रही थी, उस इमारत को कहीं ना कहीं इन्होंने ध्वस्त करने का काम किया। तो इसी वजह से आज ये जो नरेंद्र मोदी जी जो 370 की बात कर रहे हैं या 400 का जो एक इन्होंने जिस तरीके से एक समझ लीजिए वातावरण तैयार किया है, तो वो इसी वजह से संभव हो पाया है। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि किस तरह से आगे की तस्वीरें खुलती हुई नजर आएंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।